एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान के लिए 3 टास्क हमेशा ऐसे होते हैं कि वो अगर उसने अचीव कर ली तो उसकी कप्तानी की धाक या यूं कहें कि शान में केवल इजाफा ही नहीं होता बल्कि विश्व क्रिकेट में उसका रुतबा बढ़ जाता है। पहला टास्क होता है वर्ल्ड कप जीतना, दूसरा होता है एशेज जीतना और तीसरा होता है भारत को हराना। पोंटिंग ने ये तीनों काम किए, 2 वर्ल्ड कप जीते, 1 एशेज जीती और भारत को हराया। उनके बाद जिस कप्तान ने यह मुकाम हासिल किया है उसको ये सब करने में कितने साल लगे होंगे? केवल 3.5 साल, जबकि पोंटिंग को 5 से 6 साल लग गए। इस कप्तान की आज हम बात करेंगे जिसने कप्तानी मिलते ही 2011-12 में भारत को 4-0 से हराया, 2013-14 में 5-0 से एशेज जीती और अगले ही साल वर्ल्ड कप में जीतकर एक हाई नोट पर अपने करियर को खत्म किया। नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी स्पेशल में आज कहानी माइकल क्लार्क की। जी हाँ, आप लोगों के वोटिंग परसेंटेज पर ही हम क्लार्क को कवर कर रहे हैं। आप मायूस ना हो, जल्दी हम गुरबाज की कहानी भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो कहानी शुरू होती है 2 अप्रैल 1981 को, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स लिवरपूल में माइकल जॉन क्लार्क का जन्म हुआ। बचपन से ही क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी थी। वो अक्सर अपने पिता के साथ क्रिकेट खेलने जाया करते थे। उनके पिता का अपना एक इंडोर क्रिकेट सेंटर हुआ करता था जहां उनको अपनी बैटिंग स्किल्स सुधारने में मदद मिली। जूनियर खिलाड़ी के तौर पर वेस्टर्न क्लब से खेले। इसी क्लब ने ऑस्ट्रेलिया को मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी भी दिए। क्योंकि ये क्लब न्यू साउथ वेल्स का ही एक हिस्सा है, तो 17 साल की उम्र में ही उनको न्यू साउथ वेल्स के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका मिला, जहां उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला। दोस्तों, क्लार्क को इंडिया के खिलाफ बैटिंग न जाने क्यों पसंद थी। हालांकि पहली पारी में उनको 18 पर जंबो ने चलता किया और दूसरी पारी में वो केवल 2 रन बनाकर वेंकटेश प्रसाद के हाथों बोल्ड हो गए। लेकिन उनकी पहली पारी में खेली गई 29 गेंदों और 3 चौकों से उनकी प्रतिभा को जल्दी पहचान मिली और उनको 2002 में इंग्लैंड के राम्स बॉटम क्लब से खेलने का मौका मिला और फिर जाकर उन्होंने लंकाशायर के लिए खेला और लंकाशायर लीग में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। माइकल क्लार्क ने ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम के लिए अपना डेब्यू 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ किया। ओडीआई डेब्यू में उन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया, लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब उन्होंने 2004 में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा। उनका टेस्ट डेब्यू भारत के खिलाफ ही हुआ था और इस दौरे पर उन्होंने बेंगलोर में खेले गए टेस्ट मैच में शानदार 151 रन बनाए। उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम में कई महान खिलाड़ी थे, लेकिन क्लार्क ने अपनी जगह को बेहद मजबूती से पुख्ता किया। वो भारत के खिलाफ डेब्यू में शतक लगाने वाले पहले प्लेयर भी बने। भारत जैसी कठिन परिस्थिति में रन बनाना हमेशा से मुश्किल रहा है, लेकिन क्लार्क ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत एक यादगार पारी से की। तीसरे टेस्ट की पहली पारी में भी उन्होंने शानदार 91 रन बनाए और अगली पारी में तेज तरीन 75 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने में हेल्प किया। अब आया चौथा टेस्ट। बैटिंग में क्लार्क एकदम फ्लॉप, लेकिन क्लार्क को भारत के खिलाफ खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। भाई साहब ने इस बार अलग ट्राई किया और 6 ओवरों में 9 रन देकर 6 विकेट चटका लिए। सफर आगे बढ़ता रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में भी उन्होंने शतक बनाया, लेकिन फिर शुरू होता है उनका बैड फेज। अगले 6 टेस्ट मैचों में उनसे शतक ही नहीं आया। यही संघर्ष पहले एशेज और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ चालू रहा, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बाहर होने के बाद उन्होंने सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पर जाकर अपनी बैटिंग तकनीकी ठीक की, कोचेस का सहारा लिया और ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा काम किया। इसके बाद उनको बांग्लादेश दौरे के लिए फिर से टीम में बुला लिया गया, जिसके बाद वो फिर से टीम से ड्रॉप हुए। 2006-7 के एशेज में फिर से टीम में वापस आए, वो भी तब जब शेन वॉटसन चोटिल हो गए। उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और एडिलेड ओवल और WCA पर लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए। इसे कहते हैं कमबैक करना। वरना 14-15 पारियों से हाफ सेंचुरी तक लगा नहीं पाने वाले बैट्समैन बाहर ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो किंग होते हैं ना। खैर छोड़िए, क्या ही नाम ले, अभी वहां पर इंग्लैंड जा ही रही है बेसबॉल की भटकती रूह को फिर से जिंदा करने। हाँ, क्लार्क को इसी प्रदर्शन की वजह से 2007 वनडे वर्ल्ड कप में जगह मिली। उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में 4 हाफ सेंचुरी बनाई, जिसमें हॉलैंड के खिलाफ 92 और अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 93 रनों का स्कोर शामिल है। सिलसिला आगे बढ़ता है और T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया भारत का दौरा करती है 7 ओडीआई मैचेस के लिए। अगर आपको याद होगा तो माइकल क्लार्क ने 2 बार ओपनिंग की थी और दोनों बार वो लेग साइड से कॉट बिहाइंड हुए थे। चलिए क्लार्क का इंडिया प्रेम और बता देते हैं। 6 जनवरी 2008 भारत के खिलाफ मैच, आखिरी दिन के 6 मिनट्स बचे हुए हैं, 3 खिलाड़ी और आउट करना बाकी है। क्लार्क अपना दूसरा ओवर डालने आते हैं और पहले भज्जी, फिर आरपी और लास्ट में ईशांत को आउट करके मैच जिता जाते हैं। क्लार्क ने अपने पहले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए महत्वपूर्ण बल्लेबाज के रूप में खुद को स्थापित किया, लेकिन 2008 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव आया जब रिकी पोंटिंग के बाद माइकल क्लार्क को उप कप्तान बना दिया गया। उस समय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। कई दिग्गज खिलाड़ी संन्यास ले चुके थे और टीम को एक नए लीडरशिप की जरूरत थी। ऐसे में क्लार्क ने जिम्मेदारी उठाई और खुद को एक सक्षम नेता के रूप में साबित किया। 2009 में वो T20 टीम के कप्तान बन जाते हैं। 2011 में जब रिकी पोंटिंग ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट की कप्तानी से संन्यास लिया, तो क्लार्क को ऑस्ट्रेलिया का पूर्णकालिक कप्तान नियुक्त किया गया। उनके सामने चुनौतियां तो थी, लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों का डट करके सामना किया। माइकल क्लार्क की कप्तानी का करियर भी उनकी बल्लेबाजी की तरह ही शानदार था। उन्हें ऐसे वक्त कप्तानी मिली जब ऑस्ट्रेलिया की टीम में बदलाव हो रहे थे, कई नए खिलाड़ी टीम में आ रहे थे और क्लार्क के सामने जिम्मेदारी थी कि वो टीम को फिर से शीर्ष पर ले जाएं। क्लार्क की कप्तानी
कप्तानी की सबसे बड़ी पहचान उनकी 2013-14 एशेज सीरीज की जीत थी। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5-0 से क्लीन स्वीप किया। यह जीत न केवल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के इतिहास में यादगार थी, बल्कि क्लार्क के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी। उन्होंने सीरीज में न केवल शानदार कप्तानी की, बल्कि खुद भी बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन किया। साल 2011 भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। दूसरे टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 37-3 था, तब क्लार्क बैटिंग करने के लिए आए और नाबाद 329 रन बनाए और लक्ष्मण के 281 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो बीजीटी का हाईएस्ट स्कोर था, और भारत को सीरीज 4-0 से हरा। ये उन्हीं की कप्तानी थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपना लोएस्ट टोटल बनाया था। जब वो 47 पर ऑल आउट हुए और कुछ टाइम बाद इसे छोटी पारी का भी रिकॉर्ड बना, 18.3 ओवर्स में 60 ऑल आउट। और 2013 में 1969 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया कोई सीरीज 4-0 से हारा, जब भारत ने उनको हराया। जॉनसन ने उनके अंडर टीम का माहौल टॉक्सिक बताया, तो वहीं हसी ने ड्रेसिंग रूम को टेंस और तनाव वाला बताया। कैटिस ने बताया कि जब एक बार ड्रेसिंग रूम में ऑस्ट्रेलिया का विक्ट्री सॉन्ग गाते हुए उन्होंने जोश में क्लार्क का गला पकड़ लिया था, तो क्लार्क ने कप्तान बनते ही उनको टीम से हटा दिया। माइकल क्लार्क का करियर जितना सफल रहा, उतना ही संघर्षपूर्ण भी रहा। उन्हें अपने करियर के दौरान कई बार गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा। उनकी पीठ की चोटें उनके करियर के लिए सबसे बड़ा संकट थी। कई बार तो ऐसा लगा कि वो मैदान पर वापस नहीं लौट पाएंगे, लेकिन क्लार्क ने हर बार इस चुनौती का सामना किया और खुद को साबित किया। उनके करियर की सबसे कठिन चोट 2014-15 के दौरान आई, जब उनके पीठ की चोट इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्हें क्रिकेट से ब्रेक लेना पड़ा। 14 नवंबर को ही उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम 2015 विश्व कप की तैयारी कर रही थी और क्लार्क का इसमें खेलना संदिग्ध हो गया था। लेकिन क्लार्क ने न केवल चोट से उबरने के लिए कड़ी मेहनत की, बल्कि विश्व कप के दौरान उन्होंने टीम की कप्तानी भी की। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त रूप से आयोजित विश्व कप के दौरान माइकल क्लार्क ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 5वीं बार विश्व कप विजेता बनाया। यह विश्व कप क्लार्क के करियर का सबसे बड़ा लम्हा था। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने अनुभव का पूरा उपयोग किया और टीम को शानदार तरीके से लीड किया। फाइनल मैच में क्लार्क ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 74 रनों की यादगार पारी खेली। ये उनकी आखिरी वनडे पारी थी, क्योंकि उन्होंने इस मैच के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने न केवल विश्व कप जीता, बल्कि एक बार फिर से दुनिया की सबसे मजबूत टीम के रूप में खुद को स्थापित किया। ये वो तीसरा और आखिरी मुकाम था जो उनका एज एन ऑसीज कप्तान हासिल करना था। 2015 का विश्व कप जीतने के बाद क्लार्क ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखा। हालांकि उनकी फॉर्म और फिटनेस में गिरावट आने लगी। 2015 के एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद क्लार्क ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी। क्लार्क के संन्यास के साथ ही एक ऐसा युग समाप्त हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कई महत्वपूर्ण सीरीज और टूर्नामेंट जीते थे। उन्होंने अपने करियर में 115 टेस्ट मैच खेले और 8,643 रन बनाए। उनका टेस्ट औसत 49.10 रहा। वनडे में उन्होंने 245 मैचों में 7,981 रन बनाए और सभी फॉर्मेट्स में एक सफल खिलाड़ी साबित हुए। भारत के खिलाफ उन्होंने 22 टेस्ट की 40 पारियों में 54 के औसत से 7 शतकों और 6 अर्धशतक की मदद से 2,049 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जीत में भी उनका टेस्ट औसत 55 का है, जो उनकी अहमियत को बयां करता है। 4 साल के कप्तानी करियर में उनका औसत 52 का है, जहां उनके 14 शतक उनके अर्धशतकों से डबल है। बात करें ओडीआई की, तो भारत की सरजमी पर 23 मैचेज में उनका औसत 55 का है। ओवरऑल जीते हुए मैचों यानी 167 में से 150 में उनका औसत 51 का है। साथ ही उनकी 63 की वर्ल्ड कप औसत बताती है कि सेंचुरी से नहीं, बल्कि बड़े खिलाड़ी अपने होने से ही ट्रॉफी ले सकते हैं, क्योंकि क्लार्क के नाम वर्ल्ड कप में कोई भी शतक नहीं है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद माइकल क्लार्क ने खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार किया। उन्होंने कमेंट्री के लिए हाथ आजमाया और कई चैनल्स के लिए काम किया। माइकल क्लार्क का करियर हमें यह सिखाता है कि सफलता कभी आसान नहीं होती। चोटों से लेकर टीम के अंदर और बाहर की राजनीति तक क्लार्क ने हर चुनौती का सामना किया और एक सशक्त कप्तान के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी माइकल क्लार्क की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।